This call is now being recorded. Okay. Before going and starting create React Context API, हमारे प्रोजेक्ट में अब तक क्या हो रहा है थोड़ा सा उसको गौर और फिक्र करते हैं इस पे। तो ये हमारा जो वो हिस्सा है जहाँ पे होम पेज है, फिर ये साइन इन, साइन आउट, प्रोफाइल। आई एम ऑलरेडी साइन इन, क्योंकि अगर मुझे जानना है कि मैं साइन इन हूँ तो अभी फिलहाल कैसे पता चलेगा, और वो डायरेक्टली स्क्रीन पे देख के कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कोडिंग वोडिंग और बाकी है अपनी। फिलहाल यहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे मैं एक यूजर से साइन इन किया हूँ जिसका नाम है asad123@gmail.com। ठीक है, इसके थ्रू मैंने लॉगिन किया हूँ। इसका आईडी अगर आप देखो लास्ट में CD6 है। क्या है लास्ट में? CD6। तो ये बंदा लॉग्ड इन है और इसने क्रिएट रिएक्ट ऐप से टाइटल में कुछ डाला और बॉडी में डाला बॉडी, टाइटल में डाला टाइटल। ठीक है, और मैं जो लोड करता हूँ सपोज ये बाइक वाला इमेज ओपन किया, और फिलहाल मैं यहाँ से मूव करता हूँ कंसोल पे। लेट मी क्लीन दिस अप। सबमिट किया, तो मैंने चेंज किया वो लाइन, पोस्टेड लिखा हुआ है, तो ये मुझे यहाँ पर ही आ रहा है। ठीक है, सो ये हमको डेटा, ये कुछ मैंने फाइल शायद लिया हूँ इस वजह से यहाँ से आ रहा है। ओके, कमिंग बैक हियर कि हमारा इधर सीन क्या है। अभी आप देखोगे अगर कंसोल में मैंने टाइटल भेजा था, बॉडी भेजा हूँ, और वो URL भेजा हूँ, राइट? 3 चीजें मैंने भेजा था, मगर उससे पहले आप देखो बहुत सारी चीजें मेरे पास आई है, और वो स्टार्ट होती है एक्चुअली यहाँ से, ये तमाम चीजें। तो ये चीज आई कहाँ से और मैंने कैसे कैसे निकाला, ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो सब ये सब नथिंग बट दे आर कंसोल लॉग। तो ये सब हो कहाँ रहा है, तो क्रिएट पोस्ट जो है हमारा क्लाइंट साइड, अगर आपको याद होगा ये हमारा क्लाइंट साइड है टोटली। और क्लाइंट साइड में इफ यू सी हमारे पास एक बटन है जिसका नाम है सबमिट पोस्ट। उससे ये पोस्ट डिटेल फंक्शन एक्टिवेट होता है, और पोस्ट डिटेल फंक्शन में हमारे पास वी हैव दिस फैच हियर। ये फैच क्या करता है, हमको एक URL देता है। वो URL जब फैच होगा मिलेगा, तब इफ कंडीशन के थ्रू हम क्रिएट पोस्ट के अंदर जाते हैं, और क्रिएट पोस्ट अगेन क्लाइंट साइड से है, और वहां से आप जेसन फाइल भेज रहे हो, और उसके अंदर ऑथराइजेशन में बियरर के साथ आपका टोकन लगा हुआ है। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये ही वो चीज है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो देखो ऑथराइजेशन दिख रहा है इधर, थोड़ा बारीक है मेरे केस में, आप लोगों से छोटा दिखेगा। तो ये रहा वो बियरर, ये बियरर वाला स्पेस के साथ, और ये टोकन। तो ये मैंने कहाँ से उठाया इसको, अच्छा मैंने यहाँ से नहीं लिया हूँ, मैं इसको लिया हूँ यहाँ से। ये रहा, ये देखो क्रिएट पोस्ट क्या होता है। देखो जब मैं इस फैच को कॉल कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली सर्वर साइड पे जाएगा। क्लाइंट साइड पे हम लोग post.js, ये रहा मेरा सर्वर साइड, एंड हियर आई हैव माय क्रिएट पोस्ट। मिला मेरे को क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पे है रिक्वायर लॉगिन वाला पार्ट। रिक्वायर लॉगिन मेरा मिडलवेयर था, जो कि इस जगह पे आने के बाद में यहाँ जाना है, बाद में ये सब करना है। तो यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ आई नीड टू गो टू रिएक्ट लॉगिन। अब मैं रिक्वायर लॉगिन, अब रिक्वायर लॉगिन पे अगर मैं जा रहा हूँ तो वहां पे ये ऑथराइजेशन के अंदर है क्या, मुझे ये जानना था। तो देखो हम लोग कैसा कैसा घूम रहे हैं, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए मैं बार बार चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बटन दबाए, URL मिला, क्रिएट पोस्ट पे आए, आई एम ऑन माई क्लाइंट साइड क्रिएट पोस्ट। ये क्रिएट पोस्ट सर्वर साइड के post.js पे जाता है, बार बार एक हो जाता है मेरा, post.js सर्वर साइड का ये वाला है। यहाँ पे जब राउटर के पास गया तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट मिल गया, मगर क्रिएट पोस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले मिडलवेयर आ गया है रिक्वायर लॉगिन। इस रिक्वायर लॉगिन के पास यहाँ पे जब आते हैं तो आई हैव एन ऑथराइजेशन हियर अवेलेबल। तो ये रिक्वायर के हेडर से
रिक्वायर के हेडर से ऑथराइजेशन को पिकअप किया, तो रिक्वेस्ट के हेडर से, तो रिक्वेस्ट के हेडर में देखो ये मेरा हेडर पार्ट है, इसमें से ऑथराइजेशन उसने पिकअप किया। जब वो पिकअप करता है तब मैंने कंसोल लॉग लेके रखा हूँ, और इसके ऑथराइजेशन के अंदर, मतलब इस कीवर्ड के अंदर मेरे पास ये लिख कर आ रहा है, देखो ये ऑथराइजेशन कोलन जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, और ये बियरर स्पेस पूरा मेरा टोकन। इतना सबको समझा है? यस नो? ठीक है, इससे मुझे मालूम पड़ा कि भाई मैं लॉगिन हूं। दूसरा, अगर आप लॉगिन नहीं है तो ये एरर आएगा। उसके अलावा आप अगर लॉगिन हो चुके हो तो मुझे सिर्फ टोकन का काम था, मुझे ये बियरर के साथ नहीं चाहिए था। तो हम लोग ने क्या किए, ऑथराइजेशन के अंदर जो कुछ है उसको रिप्लेस कर दो खाली के, मतलब टोकन इतना पार्ट खाली रिप्लेस करो। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इतना पार्ट जो है इसको एलिमिनेट करके सिर्फ ये पिक कर रहा हूँ, इतना सा, और ये उठाकर दे रहा हूँ किसको, टोकन को। टोकन के लिए फिर से मैंने कंसोल लॉग लिया, अब मैं टोकन सिर्फ देख रहा हूँ, तो टोकन इफ यू कैन सी ई से लेकर ए तक यहाँ पर एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पे है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये चीज के लिए हम लोग ने क्यों किए, बिकॉज JWT वेरीफाई वाला केस था, वहां पे एक दो वैल्यूज चाहिए, पेलोड चाहिए। ठीक है, अब मेरे को पेलोड चाहिए था। पेलोड क्या करेगा, मुझे मेरे डेटाबेस में जाएगा, जिस बंदे का टोकन है ये, उसका आईडी उसको ढूंढेगा। ठीक है, तो अब आप लोग गौर से देखो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट आ रहा है। जस्ट लुक एट हियर वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि मेरे पास टोकन मिल चुका है जिसने लॉगिन किया, और उसके हिसाब से मैंने कंसोल लॉग ले लिया हूँ। बस मुझे ये पता चले कि ये लाइन में ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसमें मेरे पास दो दो पैरामीटर है, एक तो एरर है, एक पेलोड है। ये पेलोड में आ क्या रहा है मुझे ये जानना है। एरर में बस जो भी एरर आएगा तो लॉगिन नहीं रहेगा तो एरर आएगा। अगर पेलोड में मुझे क्या आ रहा है, पेलोड मुझे एक ऑब्जेक्ट देगा। तो इफ यू सी आफ्टर टोकन मेरा एक कंसोल है जिसमें लिखा हुआ पेलोड, और पेलोड इज गिविंग मी एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पेलोड को मैंने क्या किया, डिस्ट्रक्चर्ड किया, क्योंकि ये पेलोड के पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। दैट पेलोड इज एक्चुअली हैविंग दिस थ्री थिंग, आईडी देखो वही है, CD6, नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये मैंने फैच कर लिया। इसको इसमें से सिर्फ मैंने डिस्ट्रक्चर्ड किया आईडी को, मतलब आई हैव ओनली पिक्ड अप दिस थिंग फ्रॉम माय पेलोड्स में से। अब मैंने क्या किया, यूजर, अब ऑब्वियसली ये यूजर टेबल के अंदर से उसमें फाइंड बाय आईडी ये नाम का आईडी ढूंढो, और एक पैरामीटर बनाया यूजर डेटा। अब वो यूजर डेटा का डेटा उठाकर रिक्वेस्ट यूजर में डाल दो। तो ये यूजर कोलन आप देख रहे हो ना, ये जानने के लिए था कि यूजर डेटा में क्या आ रहा है, और वो जब मैं इसमें डाल रहा हूँ तो उसमें क्या जा रहा है, तो दोनों में ऑब्वियसली सेम ही चीज आएगी। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर भी सेम चीज मिलेगी, आईडी, वो नेम, वो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं मिलती, ये एक्चुअली फाइंड बाय आईडी क्या करता है, अगर मेरे डेटाबेस में 10 लोग का रिकॉर्ड है, वो क्या करेगा, यही आईडी को ढूंढेगा जो टोकन में से निकले, और उसको इसमें से ढूंढता जाएगा नेक्स्ट 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 करके, जब तक ये आईडी बंदा मिल नहीं जाता। अब ये हो गया मेरा रिक्वायर लॉगिन खत्म, मतलब जो एक्चुअल टोकन लेकर बंदा आया था उसी को ही मैं ले रहा हूं। तो लेट मी गो एंड सी हियर। देखो ये बंदा था मेरा असद, ये ईमेल आईडी से इसने लॉगिन किया, ये इसका आईडी था _ID CD6। यही CD6 वाला बंदा को इतने में सारे में से ढूंढ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली जो फाइंड बाय आईडी जो फंक्शन है ना रिक्वायर लॉगिन का, चला गया, ये फाइंड बाय आईडी
विद दैट पर्टिकुलर आईडी हम ढूंढ रहे हैं, और जब जब मिलता है तो वो डेटा उठाकर इसमें डालते जा रहे हैं रिक्वेस्ट यूजर। अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट पे जा रहे हैं, फिर नहीं मिला नेक्स्ट पे जा रहे हैं, नेक्स्ट में जब तक मिलेगा नहीं तब तक कर रहे हैं। मिल गया तो मैंने उसको देख लिया यहाँ पर वो उसके अंदर क्या है, तो ये वही डेटा है जो बंदा लॉगिन करके रखा है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर वो एक एक करके ढूंढ रहा था, फाइंड बाय आईडी, इस बाय आईडी इसको ढूंढा नहीं मिला, बाय आईडी इसको ढूंढा नहीं मिला, इसको ढूंढा नहीं मिला, इसको ढूंढा नहीं मिला, ऐसा करते करते फाइनली उसको ये वाला बंदा मिल गया, जो कि बंदा अगर आपको याद है अभी मैंने आपको लोकल स्टोरेज में इसी बंदे का दिखाया था, और इसी का पूरा डिटेल हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, ये क्या था, मिडलवेयर, जो कि पोस्ट डॉट जेएस के अंदर ये वाला पार्ट। इसके बाद का पार्ट क्या है, ये सारा चीजें है ना। इसके बाद का पार्ट क्या चीज है, ये। अब जब हम लोग डेटा भेजेंगे, यहाँ तक तो सर्वर साइड में था, जब डेटा भेजेंगे तो सामने से रिक्वेस्ट आएगा और हमको रिस्पॉन्स भेजना है ना सर्वर को, क्योंकि पोस्ट डॉट जेएस इनसाइड योर सर्वर साइड, तो रिस्पॉन्स भेजना है। तो रिस्पॉन्स भेजने के वक्त मुझे पासवर्ड नहीं भेजना, इसलिए मैंने अनडिफाइंड करके रखा, यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पासवर्ड अनडिफाइंड, सीधा पासवर्ड को उड़ा ही दिया। कैसे आपको पता चला, देखो रिक्वायर लॉगिन में मेरे पास ये रिक्वेस्ट यूजर के पास ये तमाम चीजें थी ना, ये सारी चीजें थी, उसमें से पासवर्ड भी वो भेज रहा था, तो पासवर्ड भी फैच करने की एबिलिटी है उसके पास। अगर हम लोग सर्वर साइड है, वी आर स्टिल सेफ, तो हम लोग जब भेजेंगे मिडलवेयर के बाद वाला स्टेज क्या है, ये वाला काम है। तो जब उसको डेटा एज अ रिस्पॉन्स भेजेंगे तो हम ये चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, और फिर उसके अंदर से टाइटल, बॉडी, फोटो और रिक्वेस्ट यूजर सब इंक्लूड कर लेंगे, मगर एक्सक्लूडिंग दिस थिंग ओनली, और फिर हम वो फाइल वहां पे भेज देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल वी, इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। इसीलिए जब मैं भेज रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये देखो, मैंने ये एक लाइन और ऐड किया था, टाइटल, बॉडी और पिक, कि मैं क्या मुझे फैच हो रहा है क्रिएट पोस्ट में सर्वर साइड पे। तो मुझे मैंने टाइटल टाइप किया था आपके सामने, कहाँ गया वो, ओहो कुछ कुछ टाइप हो गया क्या मेरे से, अच्छा यहाँ पे टाइप हुआ, बाद में सही किया मैंने। ये रहा वो, टाइटल, बॉडी और ये तीन चीज, टाइटल, बॉडी और ये पिक में यूआरएल है। ठीक है, सो जैसे ये हो जाता है तो यहाँ तक क्लियर है सब, यस नो। तो देखो, उस बंदे का मैंने टाइटल, बॉडी और वो यूआरएल मुझे पोस्ट हो गया, है ना, पोस्ट हो गया। किसने पोस्ट किया, CD6 यहाँ पे, रिमेम्बर मैंने इससे पहले भी किया था तो मुझे CD6 आया, मगर ये आप मत कंफ्यूज हो जाओ, ये इस टेबल का आईडी है, ये अंडरस्कोर आईडी जो मिल रहा है ना, ये पोस्ट टेबल का है। देखो ये भी चेंज है, इसका अलग आईडी है, तो वो बंदा एक से ज्यादा पोस्ट कर सकता है ना। इससे पहले मैंने कुछ और इमेज पोस्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ और इमेज पोस्ट किया, तो देखो दो अलग इमेज है, ये बाइक वाली और एक, ये शायद नहीं है, रुक जाओ मैं अभी आप लोग के सामने तो कुछ और कह रहा हूँ, हाँ ये बाइक। ठीक है, तो ऐसा मैंने इसको पोस्ट किया हूँ, तो ये जो पोस्टिंग हुई है इनका इनका भी सेपरेट आईडी बनता है, और प्लस जो कंटेंट मैंने इससे पहले टी और बी टाइप किया था तो उसमें टी भी आ रहा है, टाइटल, बॉडी और ये। ठीक है, तो डेटा पोस्ट हो रहा है, तो आप अभी थोड़ा क्लैरिटी आ रही है कि एक बंदा बहुत सारी पोस्ट कर रहा है, तो हर पोस्ट को एक आईडी मिल रहा है ना। नाउ इंडिविजुअल पोस्ट आर आल्सो डिफरेंट, तो पोस्ट में मेरा डेटा जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, देखो हम लोग ने क्या किया, पोस्ट, ये जो हम लोग ये दिख रहा है पोस्ट, ये एक्चुअली में मेरा पोस्ट क्या है,
लेट मी टेक यू टू पोस्ट मेरा मॉडल वाला पोस्ट। मॉडल वाले पोस्ट में अगर आप जाओ तो वी हैव अ टाइटल, बॉडी, फोटो और किसने पोस्ट किया, पोस्ट आईडी और उसका यूजर। ठीक है, ये तमाम चीजें थी। और जब मैं राउट्स वाले पोस्ट में जाता हूँ तो यही स्ट्रक्चर का मैंने एक पोस्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर बन गया उसका, टाइटल, बॉडी, फोटो पिक, ये सब चीजों का। अब वो पोस्ट को मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करके उसका रिस्पॉन्स फाइल एज अ रिजल्ट भेज रहा हूँ। तो दैट ये चीज जब मैंने सेव किया तब जाकर मुझे यहाँ पर उसका रिकॉर्ड सेव हो रहा है। तो देखो, पोस्टेड बाय में मुझे लिख कर आ रहा है कौन, किसने पोस्ट किया, पोस्टेड बाय रिक्वेस्ट यूजर। रिक्वेस्ट तो हमारा सामने से जो आया था रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट यूजर कौन है। इफ यू गो पोस्टेड बाय में, जहाँ मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो दैट्स एन ऑब्जेक्ट आईडी। याद है एकदम शुरू में बताया था ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, ये पर्टिकुलर यूजर टेबल से आ रहा है। तो ये जो पोस्टेड बाय में आप यहाँ पे देख रहे हो CD6, ये एक्चुअली बंदा है CD6 वाला। समझा सबको? थोड़ी कहानी गोल 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 घूमी है। एवरीबॉडी क्लियर? हमारा पोस्ट कैसा हुआ है? किसी को कोई डाउट है, कुछ है? कहाँ चला गया मैं? देखिए, टाइप सी इन द चैट अगर if people having any doubt, like C for concept क्लियर है तो ग्रेट। सो ये हमारा जो अभी तक का प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट काफी थोड़ा सा लंबा चौड़ा जा रहा है और प्रोजेक्ट फुल स्टैक है। और आप लोग देख रहे हो कितना गहरा प्रोजेक्ट है ये, और अंदर डीप 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 घुसते जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में मैंने ये सारे देखो कितनी बार किया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे थे, फाइनली आ ही गया। ओके, गोइंग अहेड। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या मालूम है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने से हमको अब इसके आगे जो बढ़ने वाला मामला है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, और उसको हैंडल करेंगे हम लोग रिएक्ट के कुछ फीचर्स के साथ। तो बिफोर गोइंग दैट वे, पहले हम लोग को चाहिए क्या वो समझते हैं कि हमारा लॉजिकल एक्सपेक्टेशन क्या है। लॉजिकल मतलब कि इधर पे अगर मैं एक ब्लैंक पीपीटी लेता हूँ, स्क्रीन आई थिंक पीपीटी की दिख रही होगी आप लोग को। ओके देखो, एक मिनट, मेरा डिजिटल पेन इसको क्या हो गया। जस्ट अ मिनट है, मेरा डिजिटल पेन में थोड़ा इशू आ रहा है, पीपीटी में इशू आ रहा है शायद। इसको क्या हो रहा है? चल ही नहीं रहा है, इसको गड़बड़ हो गया। पूरी 365 है, इसको पैसे दे के इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके 365 जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये तो गड़बड़ कर रहा है, रुक जाओ, मैं जरा पीछे जाके आगे आते हैं वापस से। कंट्रोल और डिलीट, टास्क मैनेजर लेना पड़ेगा। लेट मी एंड सम प्रोसेस हियर। मेरा जो लैपटॉप है ना, इट्स ऑन फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, कंटिन्यूस चल रहा है, शट डाउन वही नहीं कभी। हाँ बीच में हुआ था, कीबोर्ड चेंज कर रहा था तब, बंद ही नहीं करता हूँ मैं इसको। हाँ ऑटोमेटिक वो स्लीप मोड में चला जाता है, मगर बैकग्राउंड में चालू रखता हूँ। रीजन क्या है मालूम है, अभी आजकल जो बारिश हो रही है ना, इससे मॉइस्चर ज्यादा होता है, और जब मॉइस्चर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होने के चांस ज्यादा हो जाता है। यू नीड टू कीप इट ऑन, एटलीस्ट हार्डवेयर बैकग्राउंड में चलता ही रहे। ओके, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल वी आर बैक। ओके, स्क्रीन दिख रही है और पेन भी दिख रहा है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी। ओके, हमको रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना है, मगर इसको यूज करने से पहले इसको समझना पड़ेगा ये चीज क्या है। और इसको क्योंकि ये हम एपीआई बनाने वाले हैं हमारा, और एपीआई खुद का बनाना है और रिएक्ट वाला अलग से, तो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग नीड होती है। हमारे पास सबसे पहला जो कि ऐप फाइल होती है, वो होती है app.js। ठीक है, जहाँ से हमारा एप्लीकेशन शुरू होता है। अगर आपको याद होगा, वो लोगो घूमता है ना ऐसा वाला, वो इसी फाइल से आता है ना। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ पेरेंट कंपोनेंट, है ना। इधर पे जो हमारा है, ये हमारा क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है। सो इट्स अ पेरेंट कंपोनेंट फॉर अस। सो मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट मेरे पास है, और वो पेरेंट कंपोनेंट मेरे रिएक्ट के मुताबिक, अभी रिएक्ट तो मेरा क्लाइंट साइड में, तो इफ यू गो एंड सी, हियर इज माय पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट ऐप, इसको हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट भी किसको कर रहे हैं, ये किसके पास जाता है, इंडेक्स के पास। ठीक है, यहाँ पे वो इंपोर्ट हो रहा है, देखो इधर इंपोर्ट हो रहा है, इधर इंपोर्ट हो रहा है, तो इधर रूट में रेंडर हो रहा है, वो रूट को रेंडर होता है। तो एंटायर रिएक्ट जो होता है, बेसिकली रिएक्ट हमेशा HTML के सिर्फ एक पर्टिकुलर आईडी पे चलता है, एंड दैट इज योर रूट आईडी। तो ये एक आईडी रहेगा आपका। अगर मैं इसको और डीप डाइव करेंगे, तो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर देखो, ये index.html है, क्योंकि हर वेबसाइट, अगर आपको याद है, हम लोगों ने जब पहला प्रोजेक्ट बनाया था, तो हर प्रोजेक्ट में HTML CSS होता है, राइट। इसके बॉडी टैग में देखो कुछ भी नहीं है, रिएक्ट का है ये बॉडी, रिएक्ट का index.html है। रिएक्ट का जो index.html है, उसके अंदर सिर्फ एक ही टैग है, वो है div टैग। ये तो दूसरी चीजें हैं, हमारे दूसरे चीजों को, मगर काम की चीजों में सिर्फ यही एक टैग है। और इस टैग के अंदर मेरे पास एक आईडी है जिसका नाम है रूट, और ये रूट आईडी को रेफरेंस कर रहा है कौन, app.js। और app.js, सॉरी app.js नहीं,
index.js। index.js के अंदर मेरा वही रूट पे मेरा रेंडर हो रहा है क्या, ऐप कंपोनेंट क्या रेंडर हो रहा है, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट क्या है, app.js, और उसके अंदर हम लोग दुनिया भर के कंपोनेंट रन कर रहे हैं। तो मतलब योर एंटायर प्रोजेक्ट, इफ अगर हम लोग HTML CSS वाले फंडे पे जाते हैं, उसके बेस के मुताबिक योर एंटायर प्रोजेक्ट इज इनसाइड योर index.html के इस रूट पे है। तो एंटायर, इसीलिए डोम डोम खेलते हैं हम लोग, डोम 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 आप लोग सुनाएगा। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस आईडी पे टिका हुआ है, ठीक है। तो हमको, हमारे पास यहाँ पे अभी ऐसा रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट कंपोनेंट से अगर मेरे पास एक कंपोनेंट और है जिसका नाम है कंपोनेंट ए, और फिर उस वो रेफरेंस करता है दूसरे कंपोनेंट को जिसका नाम है कंपोनेंट बी, उसको रेफरेंस करता है कंपोनेंट सी, ऐसा बहुत कुछ होता रहेगा आगे तक, मैं सी तक ही जाता हूँ। अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होगे और इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, ये सर्वर क्यों खुला है, हाँ, SRC में मेरे पास स्क्रीन ये home.js है, profile.js है, signin.js है, signup.js है। तो होम डॉट मेरे पास जो होम है वो एक कंपोनेंट है, प्रोफाइल एक कंपोनेंट है, साइन इन एक कंपोनेंट है, साइन अप एक कंपोनेंट है ना। रिएक्ट का बेसिक चीज हम लोग मैं बता रहा हूँ बस, दे आर ऑल माय कंपोनेंट्स, ठीक है। और SRC ये, और सबसे पहला कंपोनेंट क्या हुआ, app.js, इसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट की लिंकिंग करी हुई है। तो इन शॉर्ट, हमको अगर कोई चीज, सिंस रिएक्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही साइड पे फ्लो रहता है इसका, जो डेटा आप इसको दोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे दोगे तो यहाँ डिस्प्ले होगा, यहाँ पे दोगे तो यहाँ डिस्प्ले होगा। मतलब कि आपने यहाँ से यहाँ एक प्रॉप भेजा, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉप भेजा, फिर वहां यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। आपको कुछ चाहिए था यहाँ डिस्प्ले करना, तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि वो यहाँ से होकर यहाँ जाए, ठीक है। और फिर उसके लिए भी आपने प्रॉप भेजा, फिर यहाँ से यहाँ फिर एक प्रॉप भेजा, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज ना, ऐसा भेजा। अभी हमारी जरूरत ऐसी है कि डायरेक्ट पेरेंट से इसको एक्सेस मिले, independent communication. For that we need to create a context. अब ये कैसे करते हैं, क्या रहता है, हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा देखेंगे एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, बेसिक रिएक्ट का बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑफिस समझिए, क्योंकि सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जो रूट वाला बताया था ना, वो भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन का ही पार्ट है कि पूरा रिएक्ट टैब कहाँ होता है, कैसे चलता है, किधर पे उसका कौन सा CSS का क्लास या आईडी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ये सारे फंडे आते हैं। तो बेसिकली जब हम ऐसा काम करते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूँ, तो एक इंसान है, उसने इसको कुछ बोला, ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ बोला, फिर इसने मिस्टर सी को कुछ बोला, इसने सी को बोला, और इसने डी को बोला। तो अक्सर हम लोग ने देखो वो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ गेम खेलते हैं जिसको बोलते हैं चाइनीज विस्पर, याद आ रहा है कि चाइनीज विस्पर। तो अगर इसको आपने कुछ सेंटेंस बोले होंगे पहले बंदे को, वो डी तक पहुंचने तक तो सेंटेंस चेंज हो जाता है, सेंटेंस चेंज हो जाता है। स्कूल में खेलते होगे, जहाँ पे पहली रो के बंदे को कुछ बोला जाए तो सेकंड रो को बोलता है, थर्ड रो को बोलता है, थर्ड फोर्थ रो को, ऐसे लास्ट में बंदे को जिसको बोलेंगे कि कुछ और ही बोलेगा ये। यस और नो, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या ऐसा कुछ? हाँ, तो वैसा ही हमारे केस में भी ये हो सकता है कि यहाँ से डेटा इधर भेज रहे प्रॉप के थ्रू, यहाँ से डेटा यहाँ भेज रहे। तो एज ऑफ रिक्वायरमेंट, ए को जैसा चाहिए था वैसा उसने डिस्प्ले किया, बी को जैसा चाहिए था उसने वैसा डिस्प्ले किया, सी को जैसा चाहिए था वैसा डिस्प्ले किया। अभी एंड ए पेरेंट ने जो भेजा, पेरेंट ने जो वैल्यू भेजा,
वो सी के आने तक तो कुछ और ही बन गया, क्योंकि उसके हिसाब से चाहिए था, मगर वो सब यहाँ से फिल्टर होते हुए आया या मिर्च मसाला लगते हुए आया, और फिर लास्ट में कुछ और ही वैल्यू बन के आ रही है। तो ऐसा नहीं चाहिए, डायरेक्टली जो पेरेंट को भेजना है सीधा वो सी को भेज सके। तो ऐसा हमको फंडे तैयार करने, तो इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ चीजें लगेगी मुझे, इसको क्लिक करते हैं। लेट मी टेक यू रिएक्ट सैंडबॉक्स देखते हैं, चल इसमें बनता है क्या नहीं। अगर इसमें बन गया तो काम अपना आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर हैप्पी हैकिंग वाला करते बैठना पड़ेगा। ओके, ये मेरी फाइल है app.js, और index.js, ये इधर पे ऐप एक्सपोर्ट हो रहा है, रन हो रहा है। ये मेरा रूट और ये मेरा app.js। ठीक है, चलो, और सभी लोग सैंडबॉक्स ओपन करो अपना। ओके, मीन देखो, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारा करता क्या है, इट अलाउस, ये अलाउ करता है हमको टू इजीली, क्या इजीली एक्सेस डेटा एट डिफरेंट लेवल। हम डिफरेंट लेवल पे डेटा को एक्सेस कर पाए विदाउट पासिंग, विदाउट पासिंग प्रॉप। हर लेवल पे प्रॉप पास करना पड़ता है, तो हर लेवल पे पास करे हम इजीली डेटा को एक्सेस कर पाए, ये एक्चुअल फीचर है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। ठीक है, सो एवरीबॉडी हियर, तब पहुंचे यहाँ पर। सो जब भी हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 3 स्टेप है, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। पहला स्टेप, क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट को, क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, और ऑब्वियसली देखो, अगर मान लो पेरेंट ऐप को, पेरेंट कंपोनेंट को भेजना है सी को, पेरेंट को डायरेक्टली भेजना है सी को, तो वो कैसे करेंगे। तो अगर पेरेंट को सी को भेजना है, तो पेरेंट शुड बी अ प्रोवाइडर, जो प्रोवाइड करेगा, और सी कौन रहेगा, कंज्यूमर, जो किसको यूज करेगा, ले लेगा। तो सेकेंड स्टेप हमको प्रोवाइडर बनाना रहेगा। ठीक है, और थर्ड स्टेप कंज्यूमर बनाना रहेगा। तो ये 3 ही स्टेप है। पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो, फिर प्रोवाइडर बनाओ जो भेज रहा है, और कंज्यूमर बनाओ जो ले रहा है। इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, वो बाद में करेंगे, फिलहाल ये खुद ही अपने आप में बड़ी चीज है। क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट को, प्रोवाइड करो और कंज्यूम करो।
ठीक है, ये चीज है। सो वेयर आई एम, ओके, हियर इज द कोड सैंडबॉक्स फॉर मी। और इसके अंदर देखो बेसिकली जो हम रिटर्न एरिया में लिखते हैं, जैसे ये H1 टैग, तो अगर मैं इसको हेलो के अंदर, हेलो सैंडबॉक्स में सिर्फ हेलो रखूं, मेरे को इधर पे हेलो आ गया। और ये हाई कर दिया, हाई हो गया वो, इट्स चेंजिंग राइट। सो लेट्स, इसकी जरूरत तो फिलहाल अपने को नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएस को मैं ये जैसा है वैसे ही रखेंगे। इसमें से रिटर्न वाला पार्ट में फिलहाल के लिए रहने देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक और फाइल बनाते हैं। देखो मैं फाइल कैसे बना रहा हूँ, न्यू फाइल है, इसको किया, इसको बोला कंपोनेंट ए, ठीक है, डॉट जेएस। मेरी एक फाइल बन गई कंपोनेंट ए डॉट जेएस। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ RFCE, उस पर नहीं चलता है ये, और याद है ना लोगों को, रिएक्ट कॉन्टैक्ट्स, नहीं चल रहा, जाने दो, VS कोड का फीचर है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और यहाँ पे लेट मी टेक कांस्टेंट, और मैं इसको थोड़ा इस तरीके से जा रहा हूँ। कंपोनेंट मैंने एक ले लिया, और ये मैंने ऐसा फैट एरो फंक्शन बनाया, ठीक है। और ये मेरा हो गया कंपोनेंट प्लस। और जो कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ उसको मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। डिफॉल्ट हमेशा इसको एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पर भी चीजें बतानी पड़ेगी थोड़ा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, वर्जन 18 से एक्चुअली डालने की जरूरत नहीं रहती है, फिर भी हम लोग डाल रहे हैं। और ये जो मैंने ऐप डॉट जेएस बनाया है, ये रिएक्ट रिएक्ट लिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप लिए, और रिटर्न वाला पार्ट तो ऐसा ही है। और इसके अंदर इसको भी हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो ही रहा है वो, तो लेने की जरूरत नहीं। अदरवाइज एक तरीका जो हम लोग करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ऐसा लेते हैं, राइट। आप लोग नॉर्मल जो हम लोग कोडिंग किया है, देखो ऐसा फंक्शन ऐप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, है ना, और रिएक्ट की ये लाइन बेसिक चीजें। और रिटर्न में हमारे पास ये सब स्टफ है। तो मैं रिटर्न को फिलहाल डिलीट करता हूँ, मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। और फिर एक कर्ली ब्रैकेट भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज माय फंक्शनल कंपोनेंट। तो मेरे को थोड़ा सा इसको वे ऑफ राइटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो लेट इट बी फंक्शन ऑन ए, ठीक है। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट एग्जैक्टली इसके जैसा बना लिया।
इसका नाम ऐप है, इसका नाम कॉम्प है। ये एक बन गया। अब मैं इसके अंदर ये जो कंपोनेंट बनाया मैंने, कंपोनेंट ए, इसको मैं यूज करूंगा ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। यूज करूंगा ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे जो है आपको याद रहेगा थोड़ी देर पहले इधर पे क्या था, ये ऐसा था, जिसका आउटपुट यहाँ पे रेंडर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी बजाय मैं इसको रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ, इसकी बजाय रिटर्न कर रहे हैं हम लोग क्या चीज, कंपोनेंट। यहाँ से कंपोनेंट रिटर्न करेंगे, कंपोनेंट ए को, क्योंकि मुझे एक्सेसिबल हो रहा है। और वो जब भी कंपोनेंट लिखते हैं तो ऐसा टैग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, और ये मेरा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया था, तो वो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? सिंपल सादा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं कर रहे हम लोग, बस समझने के लिए मैं थोड़ा सा कंपोनेंट्स बना रहा हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और उसको एक्सपोर्ट किया, वो चीज़ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और उसको जब मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे रिटर्न पे मैं ये लिखूँगा। ठीक है, फिर रिटर्न में अगर मैं ये वाला कोड डाल के देख लेता हूँ क्या होता है। देखो मुझे आ रहा है। सो मैंने क्या किया, कंपोनेंट ए के अंदर एक रिटर्न टैग लिखा, उसके अंदर आई हैव समथिंग, मगर ये जा किसको रहा है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ऐप को, और ऐप में यहाँ से इसको रेंडर हो रहा है, मतलब 2 लेवल बैक जा रही है। तो जो चीज पहले मैं डायरेक्टली यहाँ से रन कर रहा था फंक्शनल ऐप से, अब वो रन कहाँ से कर रहा हूँ, कंपोनेंट ए से। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है आप लोग को, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बताया था। ओके, सभी लोग इधर पे देखो गौर से, मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग वन मोर फाइल, इसका नाम होगा comp.b.js। ठीक है, और फिर मैं एक फाइल लूंगा जिसका नाम होगा comc, उसका जो भी रहेगा .js। अगेन जो ए में है, जो ए में है उसका एग्जैक्ट कॉपी चाहिए मेरे को बी के अंदर भी। तो ये बी इधर ले लेता हूँ पहले, तो इसको नाम बी इधर देते हैं, ये तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, बी कर देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इसको सी करता हूँ। मुझे आप लोग बताओ और क्या चेंजेस करने हैं।
मैं इसको सेव यहाँ पे, सेव यहाँ पे और सेव यहाँ पे। So there are lots of changes अब applicable। ए में से मैं ये हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। पूरा का पूरा उड़ा देते हैं, ये पूरा उड़ा देते हैं और ये पूरा उड़ा देते हैं। तो मैं देखो यहाँ आप क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक h1 टैग लेता हूँ और उसमें बोलता हूँ आई एम मॉन्स्टैक। ठीक है, h1 टैग क्लोज। मुझे आप लोग बताओ, सिंपल सा कोड है ये। मैं कंपोनेंट सी में हूँ, दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट सी। उसके रिटर्न के अंदर एक h1 टैग है, मेरे को ये उसको यहाँ प्रिंट करवाना है और ये मैं एक्सपोनेंट कंपोनेंट सी है। ठीक है, और मुझे एक्सेस चाहिए app.js। तो मुझे कैसा करना पड़ेगा बोलो, आप लोग तो नॉर्मल लॉजिक बताओ। app.js में करके वो बात सही है। देखो एक तरीका है, एग्जैक्टली ये कंपोनेंट सी को हम लोग क्या करेंगे, ये कंपोनेंट सी को उठाएंगे कंपोनेंट बी में, जैसा मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो पहले वाला था। पहले यहाँ से डेटा यहाँ, यहाँ से डेटा यहाँ, यहाँ से डेटा यहाँ, ऐसा वाला केस। तो इन देखो मैं एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं ज़रा चेंज करता हूँ। हमारे केस में app.js है, फिर हमारे पास कॉम्प ए है, फिर कॉम बी है और कॉम सी है। ठीक है, app.js have access to my root id which is responsible to render on my DOM। ठीक है, मेरा आउटपुट में करने के लिए वो जिम्मेदार है। मैं इसमें एक h1 टैग लिया हूँ, h1 टैग जिसके अंदर कुछ लिखा है आई एम मॉन्स्टैक, आई एम मॉन्स्टैक। तो एक चीज क्या मालूम है, अभी फिलहाल वाले केस में अगर मुझे रन कहाँ से होगा, इधर से होगा, है ना। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उधर रिएक्ट का फीचर ही है, मगर हमको प्रॉप वाला फंडा समझना था। यहाँ से इसको मैं इसको देता हूँ, यहाँ से मैं इसको देता हूँ, यहाँ से मैं इसको देता हूँ और ऐसा करके फिर मैं रन करवा के देखता हूँ। ठीक है, तो लेट मी, ये मेरा सी है। सी वाला जो पार्ट है, ये जो कंपोनेंट सी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसको बी में इंपोर्ट करवाते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को रेफर करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इंपोर्ट क्या करेंगे बोलो, जल्दी। फॉर्म सी फ्रॉम, देखो फाइल पाथ देनी पड़ेगी ना, ./फॉर्म सी। ठीक है, एग्जैक्टली लोगों ने दे भी दिया। मैंने यहाँ से इसको एक्सेस किया। अब रिटर्न में मैं कंपोनेंट को एक्सेस करता हूँ यहाँ पर और बोलता हूँ टॉप सी स्पेस देके स्लैश। ठीक है, ये कंपोनेंट सी मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, मैंने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, सेव कर दिया अभी मैंने, मेरे को यहाँ पे बार बार डॉट आ रहा है, हैबिट नहीं है अभी सेव करने की, ऑटो सेव हो रहा था, होता है वीएस को था अपना। अब बी को मैं ए को देता। ठीक है, सेम वही तरीका, यहाँ से बी एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम बी फ्रॉम ./
ये रहा कॉम बी, ठीक है। और इसके अंदर वो कॉम बी को एक्सेस करते हैं जो कंपोनेंट है हमारा। तो कंपोनेंट हमेशा ऐसा एक्सपोर्ट ये रहता है, ऐसा उसको अंदर डालने का, कॉम बी, ठीक है। तो मैंने कॉम बी को ले लिया, आई थिंक मान लो कॉम बी आ गया। अब कॉम ए को हम लोग ने इधर दिया, ठीक है। कॉम ए को ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और ये रहा इधर पे, ये था इधर पे लगवाया, आई एम वन स्टैक। तो चीज कैसे चल रही है, मैं एकदम एक कॉम्प्लेक्स, बहुत हम लोग प्रोजेक्ट में जब काम करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए सिंपल तरीके से यहाँ पे छोटा छोटा कोड लेके करके दिखा रहा हूँ। मुझे ये लाइन चाहिए थी जो कि कंपोनेंट सी के अंदर है, जिसका आउटपुट आ रहा है आपको, सी से उसको बी में डाले, ठीक है। उसका कंपोनेंट बी में एक्सेस किए, अब बी बी को एक्सपोर्ट करे ए को, एक बी का कंपोनेंट ए के पास है। अब कंपोनेंट ए को एक्सपोर्ट करे ऐप को, और ऐप के पास ये वाला है, और ऐप क्या कर रहा है, मेरे पास रेंडर कर रहा है, मेरे पास क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है। ऑल फाइल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? एनी डाउट सो फार? ये कोई रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है जो बनाया हम लोग ने। अब ये प्रॉब्लम हमको आगे समझने के लिए अभी आगे आएगा। एक्चुअल रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई आया ही नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि सबको? एवरीवन रिप्लाई प्लीज, क्योंकि हमारा रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टार्ट ही नहीं होता। ग्रेट, चलो अब सुनो गौर से, सीन क्या है। ये तो समझो नॉर्मल प्रोजेक्ट है जिसमें डेटा वाया 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 जा रहा था, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट था, डेटा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी और बहुत कुछ खिचड़ी पकती रहती है, तो अंदर चलते चलते रहता है। मगर एक ऐसी जरूरत पड़ी जहां पे इन फ्यूचर app.js ये बोल रहा है, app.js सी को बोल रहा है, नॉट ए एंड बी। वो सिर्फ सी को बोलना चाहता है कि भाई ये आय हटा दे और ये मान हटा दे। वो बोलना चाहता है कि भाई नेक्स्ट टाइम यू विल प्रिंट यू यू, चलो ये गंदा लगेगा, इंग्लिश गड़बड़ हो जाएगी। app.js ये कहना चाहता है कि ये भाई मान को हटाकर कुछ और प्रिंट कर, मतलब आई एम मेन स्टैक, ऐसा प्रिंट कर, ठीक है। ये एक वैल्यू या दो वैल्यू, ओनली एप्लीकेबल टू दिस पार्ट। इसको हम लोग को फ्लेक्सिबल बनाना है, मगर डायरेक्ट एक्सेस, हाँ, विद द डायरेक्ट एक्सेस। ये है हमारा क्वेश्चन। और हो सकता है फ्यूचर बोला इसको भी बदल दो, बोलेगा इसको भी बदल दो, मगर यूज होगा ये पूरी नहीं। तो ये जो फंडा आने वाला है, जो हम डायरेक्ट सोर्स से बोले रहा है कि भाई app.js के सी पे ये चीजों को बदल दो, इधर पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करेंगे। अभी आप समझ रहे हो कि मुझे कॉन्टेक्स्ट तो है मेरे पास, मगर उसको बनाना है, मतलब हमारे नजरिए का कॉन्टेक्स्ट बनाना है। क्या कॉन्टेक्स्ट? ऐप भेज रहा है सी को, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। तो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। मगर चेंजेस करने बोल कौन रहा है? बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे आउटपुट पे जहाँ मान लिखा है वहां मीन आना चाहिए, है ना। तो ही इज अ प्रोवाइडर, हु इज अ प्रोवाइडर हियर? मीन कौन दे रहा है? ये आपका प्रोवाइडर है। और प्रोवाइडर बदल भी सकता है, हाँ? जरूरी नहीं यही हो, ये भी हो सकता है। तो फ्यूचर में ये सारे भी चेंजेस आने वाले हैं। और कौन इसको लेकर आउटपुट दिखाएगा, ये आपको बताएगा। सो दिस विल बी माय कंज्यूमर।
आया समझ रहे एवरीवन? यहाँ अभी अपना को आपको शायद क्लियर होगा। इससे पहले तो मैं खाली एनवायरनमेंट बना रहा था, अभी आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको अचीव कैसे करना है। अब इस सिनेरियो में जब मीन देखो, वो बोला था ना चाइनीज विस्पर, जो अगर सपोज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर है, मतलब ऐसा 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 वाला फील है, हालांकि हमारे केस हम लोग जब अगर मैंने आपको बताया तो उसमें ऐसा ऐसा जा रहा है, राइट? तो जो भी केस हो ऐसा वैसा जो भी है, मगर प्रोवाइडर एक्चुअली कहाँ है, वो तो यहाँ है, तो यहाँ से भेजेगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। आया ना सीन चाइनीज विस्पर का? तो यहाँ से लेकर यहाँ पर, फिर यहाँ से फिर ये, फिर इधर पे आने तक मालूम पड़ा यहाँ पे कुछ और ही आ रहा, मीन आ ही नहीं रहा। समझना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली? एवरीबॉडी क्लियर विद द प्रॉब्लम? तो एक तो कॉन्टेक्स्ट बनाना है, मतलब काम कैसे होने वाला है, और कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है, बस यही हमारा इस वो दो, ये देने और लेने वाले को मिलाकर बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा काम हो रहा है। तो ये मेरे को प्रोवाइडर ये है इस वक्त वाले केस में, और कंज्यूमर मेरा ये है। मगर सिंस ईच वन इज कनेक्टेड इन दिस सिनेरियो, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस वजह से मेरे पास चाइनीज विस्पर का प्रॉब्लम आ सकता है। टू अवॉइड दैट मेरे को डायरेक्टली इसको भेजना है। डायरेक्टली प्रोवाइडर कंज्यूमर से काम बात करेगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, एंड दैट कैन बी अचीव यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, चलो वो ट्राई करके देखते हैं कि वो चीज यहाँ पे बनती कैसे है। तो उसको बनाने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको जहां से प्रोवाइडर बनाना है उधर पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, app.js में मैं एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। टू राइट दैट वी नीड अ फंक्शन क्रिएट, मेरे को आ रहा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये मेरे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है, उसके थ्रू मैं एक वेरिएबल बना देते, कांस्टेंट बना लेते, कॉन्स्ट, और लेट बी टेक्नोलॉजी, उसको नाम दे देते हैं टेक्नोलॉजी। हाँ टेक्नोलॉजी देते हैं चलो, और ये मैं बोल दिया टेक्नोलॉजी उसका नाम है। ठीक है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट का मॉन स्टैक मीन स्टैक को मैंने टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी नेम ले लेता हूँ, चलो ऐसा लिखते हैं टेक नेम। ये हो गया मेरा टेक नेम। अब ये जो टेक नेम है, ये रिटर्न वाले हिस्से में जहां पे मेरे पास ये कंपोनेंट आ रहा है, तो इसमें मेरे को फिलहाल ये सिंगल कंपोनेंट नहीं रहेगा, मल्टीपल चीज रहेगी। तो मैं थोड़ा सा तरीका बदलेगा मेरा, तो मैं ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। इस ब्रैकेट के अंदर मुझे प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा। तो काय का प्रोवाइडर? टेक नेम का प्रोवाइडर। तो अब ये टेक नेम का जो प्रोवाइडर है इसको भी ऐसा ही लिखेंगे जैसे कंपोनेंट को लिखते हैं, ऐसा ये वाले तरीके से। का फर्क थोड़ा सा चेंज आएगा। टेक नेम, और इस टेक नेम को बोलता हूँ डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, और इसका क्लोजिंग भी रहेगा। ठीक है, स्लैश टेक नेम डॉट प्रोवाइडर। अब इसके दरमियान में मैं वो कंपोनेंट की जिक्र करूंगा जो इधर ऑलरेडी था मौजूद। क्या था इधर पे? कैन समबडी रिमेम्बर app.js में क्या था? सी कहाँ था रे भाई? app.js में हम लोग ए था इसके पास, कॉम ए, देखो ना यहाँ पे इंपोर्ट करा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने इसका एक टेक प्रोवाइडर बना लिया। तो मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किसको बनाया? टेक नेम को, और टेक नेम का बनाया मैंने टेक प्रोवाइडर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा जाने वाला है, थोड़ा सब्र कर लेना। ये हो गया, और मेरे को आई थिंक इट शुड बी गिव मी एन एरर, बट यहाँ नहीं दे रहा है, तो काम चलाते हैं आगे, क्योंकि आई थिंक
अपग्रेडेड वर्जन में नहीं है प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो चीज मुझे देनी है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, टेकनेम प्रोवाइडर पे ये है मेरा प्रोवाइडर, तो उसको मैंने एक नाम दे दिया टेकनेम। तो इस फिलहाल मैंने ऐप डॉट जेएस को बोला नहीं क्या, वो उसको वही नाम यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐप डॉट जेएस को एक नाम दे रहा हूँ, बोलता हूँ टेकनेम प्रोवाइडर। वो क्या देगा याद है, मीन भेजेगा, वो मीन भेजने वाला था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मीन इज माई बॉट नथिंग बट अ वैल्यू, तो इट विल बी अ वैल्यू, और उसको मैं ऐसा दे सकता हूँ कि भाई इट शुड बी अ मीन। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पास ऑन करने वाला हूँ एज अ प्रोवाइडर, ये मेरी वैल्यू पास होगी, एज अ वैल्यू मेरी है पास होगी। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो पास करने के लिए मुझे इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करके, अब सिंस मेरे पास ऑलरेडी एक डिफॉल्ट ऐप एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो व्हाट डू आई हैव टू एक्सपोर्ट, आई हैव टू एक्सपोर्ट टेकनेम। ठीक है, अब मैं टेकनेम को एक्सपोर्ट करता हूँ। अब जहां मुझे इसको एक्सपोर्ट करना था वहां इसको इंपोर्ट करके लेना होगा, तो आई नीड टू टेक इट इनटू सी। तो मैं सी पे जाता हूँ और पहले इसको इंपोर्ट करके लेता हूँ। तो इंपोर्ट में मैंने इसको लिखा टेकनेम, टेकनेम फ्रॉम कहाँ से आएगा ये, कहाँ पे ये, इट्स इनसाइड ऐप, है ना, वो ऐप के अंदर है एग्जैक्टली। तो अब ये जो टेकनेम है ये मेरा ऐप के अंदर है। अब यहाँ से इसको मुझे एक्सेसिबिलिटी लेना है, तो यहाँ पर ये आ गया है ऑलरेडी। अब इसको एक्सेस में कैसे करूँगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। इधर पे देखो रिटर्न में क्या है, रिटर्न में नीचे एक लाइन छोड़ के वापस से वही चीज को नाम देंगे जिसका आपको लेना था, टेकनेम। मगर याद रहे हम लोग पहले जब दे रहे थे तब प्रोवाइडर नाम था, ऐप डॉट जेएस में जब दे रहे थे उसका नाम क्या था, टेक डॉट प्रोवाइडर। या इस जगह पर इसका नाम था, इस जगह पर इसका नाम था टेकनेम डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, टेकनेम डॉट कंज्यूमर एग्जैक्टली। तो ये मेरा कंज्यूमर होगा, तो डॉट कंज्यूमर, तो टेकनेम डॉट कंज्यूमर आ रहा है। एंड सिमिलरली आई नीड टू टेक अप दिस लाइन अगेन, जैसे देखो यहाँ पे कैसे किए, टेकनेम प्रोवाइडर फिर क्लोज किए टेकनेम प्रोवाइडर, सेम वैसा ही इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे एक स्लैश। ठीक है, टेकनेम प्रोवाइडर कंज्यूमर बन गया मेरा। अब इसके अंदर वो चीज डालनी होगी जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम ये आता है कि, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, सिंटैक्स है वो इस चीज का, प्रोवाइडर भेजेगा वैल्यू, प्रोवाइडर क्या भेजेगा, प्रोवाइडर भेजेगा वैल्यू। तो वो वैल्यू आपने देखा मेरे पास ये है, उसको भेजने का तरीका कैसा है, ऐसा है, ये मेरा ये वैल्यू, ये मैं भेज रहा हूँ। मगर कंज्यूमर जब उसको रिसीव करेगा तो उधर पे टेक नेम डॉट कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर हमेशा कॉल बैक फंक्शन लेता है। क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन। तो मतलब कि जैसे आप इसके अंदर डाल के वैल्यू भेज रहे थे, वैसे इसके अंदर यहाँ पे रिसीव करता है, इस पार्ट में दोनों के बीच वाले पार्ट में आपको कॉल बैक फंक्शन लेना होगा। तो कॉल बैक फंक्शन भी आपको ऐसा ही लेना होगा जैसे यहाँ पे दिया है। तो इसका कॉल बैक फंक्शन बनेगा इस तरीके से। कॉल बैक फंक्शन में क्या आता है, जस्ट एक पैरामीटर, एरो फंक्शन, क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट।
सो ये मेरा रहा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज माई कॉल बैक फंक्शन। अब इसके अंदर आप जो चीज वहां से भेज रहे थे उसको ले लो, माई वैल्यू ले लिया मैंने। अब वो जो माई वैल्यू है उसको यहाँ पे कलेक्ट करो। तो देखो आपने यहाँ पे जो ये वैल्यू भेज रहे हो तो इसका नाम मैंने वैल्यू रखा हो, क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग टाइम पे मैंने उसको पैरामीटर का नाम बदल सकते हैं ना अपन, तो माई वैल्यू रखा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर आपको इसको मैंने माई वैल्यू रखा हूँ। अच्छा ये जो मेरी लाइन है इसको उठा कर मैं डाल देता हूँ इस कॉल बैक फंक्शन की बॉडी के अंदर। ये जो मेरा बॉडी है, ये मेरा बॉडी वाला पार्ट, और ये मेरा माई वैल्यू, ठीक है। हम्म, कोई गड़बड़ कर तो नहीं रहा ना रिटर्न? अच्छा एक मिनट, जैसे मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट लेना था, मैंने यार एक ब्रैकेट लेना भूल गया, तो जैसे वो एरर 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 चिल्ला रहा है। तो ये रहा मेरा ब्रैकेट। हाँ रिएक्ट फ्रेगमेंट भी लगता है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इधर पे केस में नहीं लग रहा है। आया? तो यहाँ पर ये रहा मेरा क्यों एरर दे रहा है मेरे को? अच्छा तो इट शुड रिटर्न फ्रॉम हियर ऑल्सो। एरर तो नहीं आ रहा है। चलो देख लेते एक बार। माय टेक नेम create contacts function app return tech name dot provider value mean component a first provide tech name provider, ये पहला अपना प्रोवाइडर है, और कंपोनेंट सी में टेक नेम को इंपोर्ट किए। I think it should be inside a bracket here. आया? एक्सपेक्टेड आउटपुट आया क्या? यस किसने यस बोला? यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है मॉन स्टैक और हम शुरू से मॉन ही भेज रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या है? एक्सपेक्टेड आउटपुट बोल रहा था मैं। देखो एक तो है जो आउटपुट आया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट तो आया है, बट मेरा प्रोवाइडर कुछ वैल्यू भेज रहा है, वो वाया 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 करके
जब जाएगा तो चाइनीज सिस्टर वाला इशू आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऐप डॉट जीएस से एक टेक प्रोवाइडर बना लिया, उधर पे एक वैल्यू भेजा, है ना, और कंपोनेंट सी में उसको ले लिया। कंपोनेंट सी में जब मैं उसको ले रहा हूँ तो वही मेरा टेक नेम कंज्यूमर है, वो टेक नेम कंज्यूमर है। और इधर पे जो वैल्यू, जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, उसको मैंने एज अ पैरामीटर बोल के माई वैल्यू नाम दिया हूँ। एग्जैक्टली वैल्यू हमने भेजा नहीं है, तो उमेर ने पकड़ लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने हार्ड कोडेड दिया हो ना, MERN, ये तो मैंने जस्ट टाइप किया तो वैसा तो आएगा ही वो। तो इसको अगर कराना है तो आई नीड टू पुट अप जो वैल्यू वहां से भेज रहा था, और वो काय में भेज रहा हूँ, इधर पे वो माई वैल्यू के अंदर है। काय के अंदर है, माई वैल्यू के अंदर। तो देखो अब क्या आ सकता है, आया मीन, देखा जादू। तो बीच में से ये लोग वाया वाया तो जा रहे हैं जरूर, मगर यहाँ से आपने जब प्रोवाइडर ने कुछ भेजा तो कंज्यूमर ने उसको यहाँ पे बराबर रिसीव किया। इतना आप लोग सब करो। पहले ये वाला बनाओ कोड सैंडबॉक्स पे। ये फिर से कराओ क्या मैं, सब लोग? ये आप लोग कर लेंगे देख देख के। मैं सारा कोड आप लोग को दे रहा हूँ चैट पे, इसको परफॉर्म करो, अगर अब भी करना है परफॉर्म, खाली देख के संतुष्ट नहीं हो जाना, इसको आपको परफॉर्म करना। अगर आपको और कोई वैल्यू चेंज करना है, सपोज इसी के अंदर आई एम न्यू टेक्नोलॉजी, देखो वहां पे फटक से चेंज होता है, न्यू।
डन, आया आउटपुट। इसका स्क्रीनशॉट भेजो आप लोग चैट पर, चैट पे नहीं, ग्रुप पर। सादान का आया है, मुकेश का आया है। आउटपुट लोड हो रहा है, किसका लोड हो रहा है भाई? इस्माइल। ओके, यहाँ कंसेप्ट क्लियर है सबका? ओके, ये जो कंसेप्ट था थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि देखो बेसिक चीजें भी है इसके अंदर और एडवांस चीजें भी है। तो आपको बस एक छोटा सा रिवीजन कराता हूँ, समराइज करा रहा हूँ मैं। हम लोग ने क्या किया, एक पहले से एनवायरनमेंट क्रिएटेड था कि सी में कुछ चीज चाहिए थी, उसको डिस्प्ले करना था, मगर सी बी में था, वाया बी ए से जा रहा है, ए से वाया ए को जा रहा है, और ए से फिर वो इंडेक्स के रूप पे जाता है, और फिर हमको डोम में चीजें स्ट्रक्चर प्रिंट होके आती है। बट रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि ऐप डॉट जे से अगर कुछ चीज स्पेसिफिकली भेजा जाए तो वो डायरेक्टली जिस कंपोनेंट को भेजना है उस कंपोनेंट को हम भेजेंगे, वहां पे वो रेंडर होना चाहिए, मतलब आउटपुट आ जाना चाहिए इसका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए, उसको एक नाम दिए, और उस नाम से उसको बोले कि इट्स अ प्रोवाइडर, और उस प्रोवाइडर को ओपन क्लोज कर दिए, जो भी वहां पे कंपोनेंट पहले से बैठा था। बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये कंपोनेंट को एक्सेस है सी तक पहुंचने का, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमने दिया, ये वैल्यू कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा, तो हमारे केस में कंज्यूमर सी है। तो पहले तो यहाँ पर एक से उसको एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट करते वक्त ये ध्यान देना है कि हमेशा बाय डिफॉल्ट एक तो एक्सपोर्ट होता ही है, तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट उसको एक्सपोर्ट करें हमने। और जब एक्सपोर्ट करे तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना था, मैंने पहले डायरेक्ट लाइन लिख दिया था, इस वजह से मुझे वो एरर दे रहा था। एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट करते वक्त उसी चीज को रिटर्न स्टेटमेंट में राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको कंज्यूमर बना लेना है।
ओपन क्लोज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जब क्या करता है, जब भी कोई चीज रिसीव करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन। तो आपको कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिटर्न वाला स्टेटमेंट जो एक्चुअल चाहिए था प्रिंट होकर, वो आप यहाँ पे रिटर्न के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और वो पैरामीटर जो यहाँ से आपको पास हो रहा है, न्यू, जो एक्चुअली वैल्यू है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे आएगी। यहाँ पे उसका नाम बदल दिया हमने माई वैल्यू, और उसी को ही हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं न्यू यहाँ से भेज रहा हूँ, तो वो न्यू वाया वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडर के थ्रू एक्सपोर्ट होते हुए, यहाँ पे इंपोर्ट होते हुए कंज्यूमर के थ्रू यहाँ पे पहुंचा, और फिर इस लाइन पे मुझे आई एम न्यू स्टैक लिखकर आ गया है। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा चलता है, ठीक है। ये है मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। मगर अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे और है, पिक्चर अभी बाकी है। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो मीनवाइल यू कैन लीव